देखिए, तो हम पमला रिवाइज करते हैं। पमला जो है वो जम्मू कश्मीर पे भी लगता है, राइट, ठीक है। और उसका एम है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। प्रॉपर्टी जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जब्त कर लो और पर्सन को पनिश करो। तो प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, प्रॉपर्टी जब्त करो, पर्सन को पनिश करो। अब मनी लॉन्ड्रिंग की जनरल मीनिंग है और डेफिनेशन इसमें पमला 2002 है, ठीक है। अब मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट जस्ट द साइफनिंग ऑफ फंड। अब ये कोई साइफनिंग ऑफ फंड नहीं है, ठीक है। ये कन्वर्जन ऑफ मनी है विच इज़ इलीगली ऑप्टेन। इलीगली अगर आपने कुछ ऑप्टेन करा है उसका कन्वर्जन होता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो साइफनिंग ऑफ फंड नहीं है, इट इज़ द कन्वर्जन। साइफनिंग नहीं है, ये कन्वर्जन है। मनी लॉन्ड्रिंग से इलीगल जो ऑप्टेन आपने करा है मनी, वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डर्टी अमाउंट को लेजिटिमेट अमाउंट में करना, तो डिस्गाइज द ओरिजिन। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन है, ठीक है। प्लेसमेंट करना, इलीगल फंड को जो है सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना, और फिर कंटिन्यूस मूवमेंट करना, ठीक है, कंटिन्यूस मूवमेंट करना। तो इलीगल फंड है, सिस्टम में एंटर हो रहा है, कंटिन्यूस मूव हो रहा है, ठीक है। और देन फंड इनसेपरेबली मिक्स विद लेजिटिमेट मनी। फिर इतना मिक्स हो जाता है लेजिटिमेट मनी से, फिर वो रीच हो जाता है टू द इकोनॉमी। इनसेपरेबली मिक्स हो जाता है और इकोनॉमी की तरफ जो है रीच करता है। आती बात ये हो गया हमारा पर्सन जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? कोई सी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्ट विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है। तो कोई सी प्रोसेस और एक्टिविटी है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कनेक्टेड है, इंक्लूडिंग ACPU, ठीक है, और प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रोसीड्स और एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या है? ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसीड नहीं है, प्रोसेस है, ये एक्टिविटी है जो किससे कनेक्ट है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कनेक्टेड है। तो ये प्रोसेस है, ये एक्टिविटी है, ठीक है, किससे कनेक्टेड है? विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग ACPU और प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रोसीड्स और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग ACPU। तो प्रोसीड्स और एक्टिविटी है जो कनेक्ट करते हैं विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग ACPU and projecting or claiming as untainted property. Acquisition, concealment, possession and use। अगर आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप उसको क्लेम कर रहे हो एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है? सी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी डिराइव बाय एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी क्रिमिनल एक्टिविटी से डिराइव कर रही हो रही है, ठीक है। प्रॉपर्टी डिराइव बाय एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल ऑफेंस। तो क्रिमिनल एक्टिविटी से, तो क्रिमिनल एक्टिविटी क्राइम कर रहे हो, क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, उससे कोई से तुम प्रॉपर्टी डिराइव कर रहे हो। अब प्रॉपर्टी जो है अगर तुम इंडिया में डिराइव करो या आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टी डिराइव करो एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, प्रॉपर्टी डिराइव करो एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है, और रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस। अब प्रॉपर्टी तुम इंडिया में डिराइव कर रहे हो या आउटसाइड इंडिया में डिराइव कर रहे हो, ठीक है। इंडिया में डिराइव करो तो फेयर मार्केट वैल्यू, और आउटसाइड इंडिया डिराइव कर रहे हो तो इक्विवेलेंट जो है उसकी वैल्यू। तो अपन ने क्या पढ़ा कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है? प्रोसेस, वन सेकेंड, प्रोसेस या एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है। किससे कनेक्टेड है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आपने कोई क्राइम करा, इससे आपको जो है प्रोसीड्स है, तो प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्ट विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं एक प्रोसेस होती है। देखो लॉन्ड्रिंग बोला है, एनजी बोला है, ये प्रोसेस है, घुमा रहे हैं। एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग एक्विजिशन, कंसीलमेंट, पोजेशन, यूज और प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इज अनटेंटेड प्रॉपर्टी इन एनी वे व्हाटसोएवर, ठीक है। पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग वो गिल्टी होता है। पर्सन जो इन्वॉल्व होता है मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है, वो गिल्टी होता है। तो पर्सन क्या है? हूसोएवर। पर्सन क्या होता है? हूसोएवर, कोई भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, A डबल के है, अटेम्प्ट टू इंडल्ज नोइंगली पार्टी
नोइंगली इन्वॉल्व, नोइंगली असिस्ट और एक्चुअली इन्वॉल्व इसमें जैसे कि इसमें ठीक है whosoever directly indirectly attempt to indulge knowingly party knowingly assist actually involved in a process or activity, ये in a process or activity connect with proceeds of crime including ACPU or projecting or claiming it as unintended property। अब क्या बोला है, प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज कंटिन्यूस एक्टिविटी, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है, जो एक्टिविटी है ये कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो इसको लिख लो कि ये कंटिन्यूस एक्टिविटी होनी चाहिए। The continuous activity and continuing till such time person is enjoying proceeding and continuous activity और कंटिन्यू कितना करा है उस समय तक, till such time person is enjoying the proceeding, उस समय तक पर्सन जब enjoy कर रहा है प्रोसीजर, उस समय तक enjoy कर रहा है, till the enjoying the process of crime, ठीक है, कंटिन्यू till such time person is enjoying process of crime, जब तक enjoy कर रहा है तब तक वो ये एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। और अपन यही पढ़ा था कि प्रॉपर्टी जो है अगर हम बात करें तो भाई प्रॉपर्टी डिराइव बाय एनी पर्सन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ा कि भाई क्या होता है कि प्रॉपर्टी का मतलब शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब क्या होता है एक तरीके से, तो प्रॉपर्टी डिराइव बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या था, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब होती है प्रॉपर्टी, प्रोसीड्स मतलब कि केवल कैश से लेना देना नहीं है, इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी डिराइव बाय एनी पर्सन, ठीक है, तो प्रॉपर्टी डिराइव बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी डिराइव बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो है प्रॉपर्टी डिराइव कर रहा है, तो प्रॉपर्टी डिराइव बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल ऑफेंस, ठीक है। तो शेड्यूल ऑफेंस, ठीक है, तो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल ऑफेंस, शेड्यूल ऑफेंस ऑफेंस अंडर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और वैल्यू ऑफ ऑफेंस अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वैल्यू तो ऑफेंस से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में वैल्यू ऑफेंस 1 करोड़ से ज़्यादा हो। अब प्रॉपर्टी इंडिया में एक्वायर करो तो वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी FMV ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन, और आउटसाइड इंडिया है तो जो है इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है। अब फेक करेंसी नोट ये सब इधर ही आते हैं, ठीक है, फेक करेंसी नोट, नार्कोटिक ड्रग ऑफेंस, वेजिंग वॉर, ठीक है। अब ठीक है, पैरा 2 पार्ट है, अभी तो चलो प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी मीन प्रॉपर्टी एसेट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी एसेट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व, और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व और एक्चुअली इन्वॉल्व, कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इंक्लूडिंग डीड और डॉक्यूमेंट, सारी प्रॉपर्टी इधर आती है, ठीक है। जब हमने सारी चीज़ें देखी, बात करें तो भाई रिपोर्टिंग एंटिटी समझो, रिपोर्टिंग एंटिटी में बैंकिंग कंपनी होती है, ठीक है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी रिपोर्टिंग एंटिटी होता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चिट फंड, NBFC और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो चिट फंड होता है, NBFC होता है, पोस्टल डिपार्टमेंट होता है, चिट फंड, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, पोस्टल डिपार्टमेंट, इंटरमीडिएट में ब्रोकर, एजेंट, रजिस्ट्रार, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, स्टॉक एक्सचेंज, अंडर राइटर, इंटरमीडिएट जो एसोसिएट करता है PFRD से, ये सब इंटरमीडिएट, ये रिपोर्टिंग एंटिटी, ये पर्सन कैरिंग ऑन द डेजिग्नेटेड बिजनेस, ठीक है। अब डेजिग्नेटेड बिजनेस क्या होता है, डेजिग्नेटेड बिजनेस ये होता है, द रिपोर्टिंग एंटिटी इंक्लूड पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस, देखो पर्सन इन्वॉल्व यानी एक्टिविटी, कोई सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, गेम ऑफ चांस वाले कोई सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार है, या रियल इस्टेट एजेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रियल इस्टेट एजेंट है, और डीलर इन प्रीशियस मेटल, टर्नओवर 2 करोड़ है, ठीक है। हम बात करें तो 2 रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार हो गए, रियल इस्टेट एजेंट हो गए, ठीक है। और गेम ऑफ चांस, पर्सन इन्वॉल्व इन एक्टिविटी ऑफ गेम ऑफ चांस, ठीक है। तो अपन इसको बोल देते हैं ग्रेप, ग्रे, ग्रेप के सफर, जी से इन्वॉल्व इन गेम ऑफ चांस, आर से रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, आर से रियल इस्टेट एजेंट, और पी से प्रीशियस मेटल इन्वॉल्व इन टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा। अभी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है तो क्लाइंट का मतलब समझ लेते हैं, क्लाइंट यूरिडिकल पर्सन होता है हु इज़ इंगेज, अब क्लाइंट ही तो जो इंगेज होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्टिविटी में विद रिपोर्टिंग एंटिटी,
रिपोर्टिंग एंटिटी से ट्रांजेक्शन करता है, इंक्लूडिंग पर्सन ऑन हुज बिहाफ, जिसके बिहाफ पे पर्सन इंगेज इन द ट्रांजेक्शन एक्टिविटी, तो इंक्लूडिंग पर्सन ऑन हुज बिहाफ पर्सन इंगेज इन ट्रांजेक्शन एक्टिविटी। तो एक पर्सन बेनिफिशियल ओनर है जिसके बिहाफ पे जो है क्लाइंट जो है काम करता है, ठीक है। तो पर्सन जो इंगेज रहता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्टिविटी में विथ रिपोर्टिंग एंटिटी, भैया वो ही इंगेज रहता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी विथ रिपोर्टिंग एंटिटी। तो क्या है, पर्सन जो है इंगेज रहता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्टिविटी में विद रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। तो इंगेज हुआ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या एक्टिविटी में विद रिपोर्टिंग एंटिटी, तो पर्सन इंगेज होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सिंपल सी बात है। तो क्लाइंट तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल एक्टिविटी करता है रिपोर्टिंग एंटिटी से, पर्सन एंड इंक्लूडिंग पर्सन जिसके बिहाफ पे ये पर्सन काम करता है, ठीक है। रिपोर्टिंग एंटिटी अपन ने पढ़ लिया। पेमेंट सिस्टम पे डेफिनेशन थी, सिस्टम जो इनेबल करता है पेमेंट, सिस्टम जो पेमेंट इनेबल करता है वो पेमेंट सिस्टम है, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, CDSL, ठीक है, स्मार्ट कार्ड मनी ट्रांसफ़र। अब आती है बात कि मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम बात करें तो ऑफेंस जो है वो, अगर हम बात करें 3 साल से 7 साल का ऑफेंस है, 3 साल 7 साल तक की जेल है प्लस फाइन, ठीक है, पैरा 1 में। अदरवाइज जो है 3 साल से 10 साल का है विथ फाइन। ऑफेंस है अंडर NDPS, अगर ऑफेंस अंडर पैरा 2 पार्ट है, ठीक है, और पैरा 2 पार्ट से हटके है, ठीक है, सेक्शन 4 जो भी कार्मिक कर रहा है ऑफेंस 3 से 7 साल तक की जेल और साथ ही साथ फाइन भी है। और अगर पैरा 2 पार्ट ए में है तो 3 से 10 साल तक की जेल और साथ ही साथ तुमको फाइन भी है। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाई वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, रिपोर्टिंग एंटिटी को वेरीफाई तो करनी पड़ेगा आइडेंटिटी क्लाइंट की आइडेंटिटी, भैया तू कौन है, सिंपल सी बात है ना। अब इसे है आधार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन, आधार का ऑफलाइन वेरिफिकेशन, पासपोर्ट और अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें बोले तो आधार ऑनलाइन ऑफलाइन पासपोर्ट, और आधार ऑनलाइन वेरिफिकेशन बैंकिंग कंपनी के लिए सिर्फ ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन, आधार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिर्फ बैंकिंग कंपनी के लिए, अदर को दे सकते हैं सब्जेक्ट टू कंसल्टेशन विद UIDAI है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन पासपोर्ट आप, तो आधार का ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, पासपोर्ट। वॉलंटरी चॉइस है क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर की, ठीक है। तो क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर की वॉलंटरी चॉइस है नो स्टोरेज ऑफ आधार नंबर। देखो इसकी वॉलंटरी चॉइस है, ना तो आधार नंबर आप यूज़ करोगे, ना तो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करोगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है एडिशनल सेफगार्ड, ठीक है। वॉलंटरी चॉइस है और कोई स्टोरेज ही नहीं होगा आधार नंबर का और जो है बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का। अब सिंपल से बात है, ये क्या करते हैं, ये रिपोर्टिंग एंटिटी की जब हमने बात करें कि NBFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडिएरी या पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस, तो बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें चिट फंड डिपार्टमेंट ऑफ NBFC HFI डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आ गया, ठीक है, इंटरमीडिएरी और पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस, ये 4 लोग रिपोर्टिंग एंटिटी में आते हैं, ठीक है। चलो अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग एंटिटी जो है रिपोर्ट रिकॉर्ड करती है सारे ट्रांजेक्शन विद क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर, तो सारे ट्रांजेक्शन को जो है रिकॉर्ड कर दिया सारे ट्रांजेक्शन को, और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लॉज भी, तो रिकॉर्ड करती है सारे ट्रांजेक्शन जो क्लाइंट के साथ करती है, एंड जो भी उसको रिपोर्टिंग करनी है आगे तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन, तो जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन जिसको रिपोर्ट करना है इन क्लॉज भी, ठीक है, उतनी इन्फॉर्मेशन जिससे ट्रांजेक्शन रिकंस्ट्रक्ट हो जाए। तो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, फिर जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है जो ट्रांजेक्शन को क्लॉज बी में रिपोर्ट करने का है, ठीक है, तो उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन ये होल्ड करती है ताकि जो है एक रिकंस्ट्रक्ट हो जाए ट्रांजेक्शन। फिर रिपोर्टिंग एंटिटी जो है फर्निश करती है फर्निश करती है इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को, जो भी अपन ने बात करी थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। सेक्शन 14 बोलता है कि ये सब चीज़ें आप कर रहे हो, ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग कर रहे हो तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर तो जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ही होता है, वो कॉल कर सकता है इन्फॉर्मेशन 11A 12AA में, डायरेक्शन इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखेगा, वो रिकॉर्ड, अब देखो रिकॉर्ड रखना पड़ता है सारे ट्रांजेक्शन का, ठीक है, और AIB का, AIB क्या होता है, और ट्रांजेक्शन का तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से 5 साल तक रखना है, ठीक है, और AIB क्या होता है, अकाउंट फाइल
बिजनेस करस्पॉन्डेंस और आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट। अकाउंट फाइल आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट और बिजनेस करस्पॉन्डेंस। तो अकाउंट फाइल आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट और बिजनेस करस्पॉन्डेंस ये आपको जो है रखना जरूरी है, ठीक है। रही बात है तो 10,000 से 1 लाख तक का जो है पेनल्टी अगर आपने नहीं करा तो आधार, ठीक है, आधार और पासपोर्ट की सर्विस को डिनाई नहीं कर सकते। ये जो है आधार पासपोर्ट सर्विस उनको जो है डिनाई नहीं कर सकते, राइट। तो इधर हम बात करें, ठीक है, हमने जो है ये सारी बात करी। अब ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। ऑब्लिगेशन क्या है, उसको आइडेंटिटी तो रिकॉर्ड करनी ही है, वेरीफाई दी आइडेंटिटी, इनको आइडेंटिटीज रिकॉर्ड करनी है जो वेरीफाई करनी है, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड सारे ट्रांजेक्शन का, और पीरियड 5 साल के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। अब पावर ऑफ डायरेक्टर टू इन्फोर्स फाइन, डायरेक्टर के पास पावर है फाइन इम्पोज करना, तो भाई पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। अच्छा, ओन मोशन में ये एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी ऑफिसर और पर्सन, किसने एप्लीकेशन करी है खुद से, उसको लग रहा है कि इंक्वायरी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इंक्वायरी की कोई सी भी स्टेज पे, ठीक है, ठीक है, तो इन जो ओन मोशन है ये एप्लीकेशन बाय एओपी जो भी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को करते हैं, और रिपोर्टिंग एंटिटी का अगर इंक्वायरी के दौरान एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी रिगार्डिंग टू, इंक्वायरी तो कर सकता है, देखो सिंपल सी बात है। अब इंक्वायरी के एनी स्टेज में इंक्वायरी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशन की, तुम अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो अपन ने पढ़ा, ठीक है, कि अभी अपन ने पढ़ा वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वेरीफाई करना, बुक्स अकाउंट मेंटेन करना, ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड मेंटेन करना, अकाउंट फाइल आइडेंटिटी ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस मेंटेन करना, ठीक है। तो भाई इंक्वायरी कर रहे हो कि नहीं, इंक्वायरी ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और किसी स्टेज पे रिगार्डिंग द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एज पर द ईडीज ओपिनियन नेसेसरी लग रहा है कि भैया ऑडिट करवाओ, ये ऑडिट करवा देंगे सी से, ठीक है, बाय सिलेक्ट फ्रॉम द पैनल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पैनल में से सिलेक्ट करेंगे सी को। एक्सपेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा। अब ईडी कर रहा है तो ईडी और रिपोर्टिंग एंटिटी की बात नहीं कर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा। और इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, तो ऑब्लिगेशन इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, फेल्स टू कंप्लाई ऑब्लिगेशन, अगर फेल्स टू कंप्लाई ऑब्लिगेशन तो इंक्वायरी, देखो ऑडिट करवाना है तो ऑडिट करवा देंगे, ठीक है, नीचे कॉम्प्लेक्सिटी देखते हुए, और अगर इंक्वायरी कर देता है हमको समझ में आ गया कि भैया कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जो है ये ईडी जो है ऑर्डर दे देगा। तो अब देखो रिपोर्टिंग एंटिटी एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर भी है, एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर भी है, ठीक है, तो ऑर्डर को भी जो है फॉरवर्ड कर देंगे रिपोर्टिंग एंटिटी एम्प्लॉय और डायरेक्टर को, और ईडी में जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड इसमें क्या है, इशू वार्निंग इन राइटिंग, फिर क्या बोलेगा कि तुम कंप्लाई नहीं करो, तो सबसे पहले तुमको बोलेगा, वार्निंग करेगा राइटिंग में, वह क्या है, डायरेक्ट टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन, वार्निंग करेगा, बोलेगा कि डायरेक्ट करेगा तो कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन एंड सेंड रिपोर्ट, वार्निंग देगा, बोलेगा, वार्निंग देकर बोलेगा डायरेक्ट टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन एंड सेंड रिपोर्ट टू हिम, और इम्पोज करेगा पेनल्टी 10,000 से 1 लाख पर फेलियर। क्या बोला, वार्निंग देगा और बोलेगा टू कंप्लाई इंस्ट्रक्शन एंड सेंड रिपोर्ट, प्लस पेनल्टी लगा देगा 10,000 से 1 लाख की। ठीक है, चलो इस तरीके से हुआ। इसमें है इनहेंस ड्यू डिलीजेंस, अपनी ड्यू डिलीजेंस को इनहेंस करना। तो रिपोर्टिंग एंटिटी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर के साथ तभी कर सकता है, ठीक है, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर के साथ तब कर सकता है जब वो सबसे पहले फुलफिल कंडीशन वेरीफाई कर ली, उसकी आइडेंटिटी, उसकी ओनरशिप देख ली, उसकी आइडेंटिटी देख ली, उसकी ओनरशिप देख ली, उसका फिनेंशियल पोजीशन देख लिया, कहाँ से एक्वायर करता है, सोर्स ऑफ फंड इसमें देख लिया, आइडेंटिटी, ओनरशिप, फाइनेंशियल पोजीशन, चलो ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी, सोर्स ऑफ फंड क्या है, पर्पस ऑफ डूइंग द ट्रांजेक्शन, और ये ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या है, ठीक है, तो आइडेंटिटी देख ली, ओनरशिप देख लिया, फाइनेंशियल पोजीशन देख लिया, ये IOF तो हो गया। बट ये ओनरशिप और फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी, और आइडेंटिटी भी देख ली पर्सन की आइडेंटिटी, उसका जो भी संपत्ति है उसकी ओनरशिप और फाइनेंशियल पोजीशन देख ली, तो ये सोर्स क्या है, ठीक है, और
ये ट्रांजेक्शन जो तुम कर रहे हो उस पर्पस ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। और जिसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है, ये भी इंफॉर्मेशन जो है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के 5 साल तक मेंटेन रखनी है। तो क्या बोलते हैं कि देखो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है भाई, पहले तो पर्सन और उसकी जो है पर्सन ठीक है। अगर हम देखें तो इधर जो है पर्सन की आइडेंटिटी पता करी, ठीक है, आइडेंटिटी पता करी, ओनरशिप और फाइनेंशियल पोजीशन पता करी और सही साथ लगा उसका। पर सोर्स ऑफ फंड क्या है, पर्पस ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन क्या है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, किस टाइप का रिलेशनशिप है, ठीक है, ये करना है, ठीक है। और स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, अभी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन कर रहा है। स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन क्या है, अगर हम देखें तो अगर हम बात करें कि स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन करना है मतलब कि कैश डिपॉजिट और विड्रॉ, ठीक है, कैश डिपॉजिट और विड्रॉ है, ठीक है, देना लेना, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट कर रहा है हाई वैल्यू रेमिट कर रहे हो, तो हाई वैल्यू जो है इंपोर्ट और रेमिट कर रहे हो, ठीक है। तो कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू इंपोर्ट कर रहे हो और हाई वैल्यू इंपोर्ट और रेमिट कर रहे हो, ठीक है, ये हाई वैल्यू है, ठीक है। और अदर रिस्की ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया कि कैश डिपॉजिट और विड्रॉ हो गया, डॉलर से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो गया, हाई वैल्यू इंपोर्ट और हाई वैल्यू रेमिटेंस हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि इफ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन अंडरटेकन, ठीक है, तो अगर जो है स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन फाउंड सस्पिशियस लेटर, कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन थे, ये स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन थे अंडरटेकन, जो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन मैंने कुछ करे हैं वो फाउंड हुए हैं सस्पिशियस लेटर, वो लेटर ऑन जो है वो सस्पिशियस फाइंड हो गए, वो जो लेटर ऑन जो है वो सस्पिशियस फाउंड हो गए। तो कोई स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन थे वो जो लेटर ऑन जो है वो सस्पिशियस फाउंड हो गए, ठीक है। तो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन हो चुके थे, लेटर ऑन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन निकले वो, तो रिपोर्टिंग एंटिटी मॉनिटरिंग बढ़ा देगा और स्क्रूटनी बढ़ा देगा, ठीक है, मॉनिटरिंग भी बढ़ा देगा बिजनेस रिलेशनशिप की और स्क्रूटनी बढ़ा देगा उस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन की, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अब इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग सिंपल था तो उन लोगों की मॉनिटरिंग बढ़ा देंगे और स्क्रूटनी बढ़ जाएगी अगर हमको लेटर ऑन पता चला, ठीक है, ओके। लेटर ऑन क्या पता चला तुमको, जो है सस्पिशियस है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हो, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट करना प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो प्रोहिबिशन, देखो अटैचमेंट है, अटैचमेंट मतलब कि प्रोहिबिट कर दिया, TDCA वो, ठीक है, MCDT जो भी बोलना है हमको, मूवमेंट, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन और ट्रांसफर, ना तो मूव कर सकते हो, ना तो कन्वर्ट कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, प्रोहिबिशन है। अटैच कर दी प्रॉपर्टी की, अटैच कर दी, ना तो तुम मूव कर सकते हो, ना तो तुम कन्वर्ट कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, डिस्पोज भी नहीं कर सकते, मूव भी नहीं कर सकते, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अब समझते हैं। रीजन टू बिलीव, वो कंप्लेंट इसी 5/5/17/4 और 18/10 में, 5/5/17/4 18/10 में कंप्लेंट इसी हुई, या जो है 17/4 और 18/10 में एप्लीकेशन आई, तो 5/5 में, 17/4 और 17/10 में जो है एप्लीकेशन आई, तो डिप्टी डायरेक्टर या उसका को एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ, ठीक है। क्या एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ कि जो ऑर्डर है इन राइटिंग, ठीक है, ठीक है, रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ कि, अब रीज़न टू बिलीव में स्टार मार्क करके रखा है, रीज़न टू बिलीव क्या है, क्या पर्सन, मेरे पास जो कंप्लेंट आई है ना, मेरे पास जो एप्लीकेशन है ना 17/4 और 18/10 की, उसके हिसाब से लग रहा है ये पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और लाइकली टू CD कंसील डिलीवर जो है डिस्पोज ट्रांसफर CD अल्टर विच रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू कन्फिस्केशन, तो विच लीड टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग, तो लाइकली टू बी, मेरे पास जो एप्लीकेशन है ना उससे मेरे को लग रहा है कि फंड असेट प्रॉपर्टी जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है कि प्रॉपर्टी डिराइव करना। अगर हम बात करें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी डिराइव करना। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी डिराइव करना, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो प्रॉपर्टी डिराइव कर रहे हो क्रिमिनल एक्टिविटी से, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो प्रॉपर्टी डिराइव करो क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है। तो प्रॉपर्टी डिराइव करो इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ये है। तो पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ
proceeds of crime and likely to be concealed, deliver, transfer, which result in frustration of proceeding relating to confiscation of proceeds of crime. confiscation करना है तो अटैचमेंट कर दो प्रॉपर्टी का। एक्सेप्शन ये है कि प्रॉपर्टी अटैच इमीडिएटली, अदरवाइज इट रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अटैच करो इमीडिएटली, अदरवाइज इट रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग। तो ओके 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 ठीक है, अटैच, ठीक है, अटैच करते हैं हम प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी हम अटैच करते हैं फॉर 180 डेज, तो ऑर्डर देगा राइटिंग में फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। पर अगर उसको लग रहा है कि प्रॉपर्टी जो है फ्रस्ट्रेशन वो कर देगा, तो हम इमीडिएटली भी अटैच कर सकते हैं, जो भी अटैचमेंट का ऑर्डर देगा। ठीक है, अटैचमेंट इन केस शेड्यूल ऑफेंस इफ रिपोर्ट फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट। तो अटैचमेंट इन केस ऑफ शेड्यूल ऑफेंस इफ रिपोर्ट फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट एंड कंप्लेंट फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट। तो अटैचमेंट है इन केस ऑफ शेड्यूल ऑफेंस। अटैचमेंट कब होगा भाई, यही है ना कि शेड्यूल्ड ऑफेंस है, ये उसको लग रहा है ना पोजीशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और प्रॉपर्टी डिराइव, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम शेड्यूल्ड ऑफेंस, तो अटैच कर देगा प्रॉपर्टी। ठीक है, अटैचमेंट इन केस शेड्यूल्ड ऑफेंस। अच्छा ओके ओके ओके, अटैचमेंट इन केस ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस। शेड्यूल्ड ऑफेंस वाला अगर केस हो रहा है तो रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड होगी। ठीक है, ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड होगी, और कंप्लेंट भी जो है फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट बाय पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस। ठीक है, तो वो अटैच कर देगा प्रॉपर्टी, तो ये मजिस्ट्रेट को चली जाएगी, रिपोर्ट भी मजिस्ट्रेट को जाएगी। चलो अभी तो अटैच करी प्रॉपर्टी। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टे पीरियड, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी अटैच करें जिसमें स्टे पीरियड एक्सक्लूड है, और 30 डेज आफ्टर स्टे पीरियड। राइट ऑफ इंजॉयमेंट अफेक्ट नहीं होगा ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन और पर्सन हु क्लेम द इंटरेस्ट। तो मिस्टर वी सनसी सन ऑफ मिस्टर बी ऑक्यूपाई द फ्लैट। ठीक है, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑक्यूपाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर प्रोविजनल, ठीक है, पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट राइट टू इंजॉयमेंट आपका अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ऑर्डर दे दिया, पर रिपोर्ट, ठीक है, क्या करा इन्होंने, ऑर्डर राइटिंग में दे दिया, अटैच कर दी प्रॉपर्टी। अब इधर हम बात करें कि जो है डिप्यूट डायरेक्टर या उसके अबाव कोई रीज़न टू बिलीव क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, उसके बाद अब वो क्या करेगा, ये तो मैंने पूरा पढ़ लिया। अब क्या करेगा कि वो रिपोर्ट देगा। ठीक है, क्या देखो मैंने तो अटैचमेंट कर दिया, वो ये मटेरियल पोजीशन था जिससे रीजन टू बिलीव हुआ था। ठीक है, वो प्रॉपर्टी अटैच कर दी कि वो लाइकली टू बी कंसील, डिलीवर, ट्रांसफर कर देगा, फ्रस्ट्रेशन होगा प्रोसीडिंग का, कर दिया। 30 दिन में कंप्लेंट फाइल कर दी। ठीक है, 30 दिन में जो है कंप्लेंट फाइल कर दी। ठीक है, और जो है तो जो है कंप्लेंट जो है 30 दिन में कंप्लेंट फाइल कर दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, तो जो है कंप्लेंट जो है 5 के अंदर फाइल कर दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अब जो है डेप्यूटी डायरेक्टर उसके अबव है, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं आएगा, याद रखना। तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है नहीं आ सकता है, ये करता है रिपोर्ट देता है, मटेरियल पोजीशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देता है, वो रीज़न टू बिलीव क्रिएट करता है, और उसको लगता है कि पर्सन ने तो ऑफेंस करा है, कि तूने अच्छा वो अटैच कर दिया। ठीक है, उसका रीज़न टू बिलीव है कि पर्सन ने ऑफेंस करा है। तो देखो इसको भी जब रीज़न टू बिलीव था डिप्यूटी डायरेक्टर को कि पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ क्राइम, उसको लग रहा है कि यार पर्सन के पास पोजीशन है प्रोसेस ऑफ क्राइम को, वो CDT कर लेगा विच लीड टू फ्रस्ट्रेशन, जैसे कैसे अटैचमेंट करो। तो उसको भी लग रहा है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पर्सन ने तो कमिटेड करा है, देखो ऑफेंस तो कमिट करा है और इंक्लूडिंग प्रोसेस ऑफ क्राइम, उसने ऑफेंस कमिट करा है और इंक्लूडिंग प्रोसेस ऑफ क्राइम। जैसे केस में शो कॉज नोटिस देगा 30 दिन का। ठीक है, ऑन हुज, ठीक है, ऑल्सो सर्व टू पर्सन, हम उस पर्सन को भी देंगे ऑन हुज बिहाफ प्रॉपर्टी होल्ड बाय हिम, ऑन हुज बिहाफ प्रॉपर्टी होल्ड बाय हिम, जिसके बिहाफ में से प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी। ऑल्सो सर्व टू जॉइंट होल्डर, अगर हुआ तो अपॉर्चुनिटी बिंग कर देंगे। इधर अगर हम बात करें शो कॉज नोटिस में बीटा लगा हुआ है, कॉलिंग अप टू इंडिकेट टू है सोर्स ऑफ इनकम बताओ, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, अर्निंग असेट बाय मीन्स ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं माना जाए। ठीक है, शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है तो अटैचमेंट में आपको पता है कि जो है रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को भी फॉरवर्ड होती है। ठीक है, और कंप्लेंट फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट बाय पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस। ठीक है, अभी शो कॉज नोटिस दे दिया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग दे दिया। ठीक है, अगर हम देखें इसको डबल पेज में पढ़ना पड़ेगा, समझते रुको, डबल।
ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अब क्या किया कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी। अब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बाद, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद जो है रिप्लाई जाएगा, रिप्लाई टू द नोटिस और मटेरियल ऑन रिकॉर्ड वो सब जाएंगे, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रीज़न टू बिलीव है कि पर्सन कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, ठीक है, तो कंप्लेंट रिसीव हुई, ठीक है, या तो कंप्लेंट रिसीव हुई, ठीक है, कंप्लेंट रिसीव होती है, ठीक है, यहाँ से उसको रीज़न टू बिलीव क्रिएट हुआ कि पर्सन ने ऑफेंस करा है अंडर सेक्शन 8, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है टुक इनटू कंसिडरेशन, वो फिर टुक इनटू कंसिडरेशन फिर, ठीक है, रिप्लाई टू द, हाँ ओके, जैसे मैं शो कॉज नोटिस देता है, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देती है, वो रिप्लाई करता है, रिप्लाई तो दिया, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड से सब बताया, उसको कंसिडर करते हुए, ठीक है, रिकॉर्ड फाइंडिंग दैट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, उसको बोलता है कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो प्रोविजनल अटैचमेंट को कंफर्म कर देगा, अटैच कर देगा प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5, अंडर सेक्शन 5 की जो प्रॉपर्टी है ना उसको अटैच कर देगा, ठीक है। तो भाई क्या करेगा, अंडर सेक्शन 5 की प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा, अटैच रिटेंशन, अटैच प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 और रिटेन प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड, ठीक है, और फ्रोजन, ठीक है। तो अटैच प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 18, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी और फ्रोजन, ठीक है। तो क्या करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है, तो क्या करेगा वो अटैच करेगा प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, ठीक है, अटैच तो करेगा प्रॉपर्टी को, रिटेंशन करेगा प्रॉपर्टी या रिकॉर्ड का, प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड को जो है वो रिटेन करेगा, ठीक है। तो रिटेंशन प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सीज ऑफ फ्रोजन अंडर सेक्शन 17, 18 जो भी है, और वेयर अपॉन सच असेट रिकॉर्ड और फ्रोजन, ठीक है, रिकॉर्ड असेट और रिकॉर्ड, ठीक है, वेयर सच अटैचमेंट या रिटेंशन या फ्रोजन ऑफ प्रॉपर्टी जो भी है ऑफ सीजन प्रॉपर्टी कंटिन्यू ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी अगर कंटिन्यू रही, ठीक है, अप टू 365 डेज, नॉट लेस देन, देखिए अप टू 365 डेज, ठीक है, वेयर अपॉन सच जो है क्या बोल के रखे ए, तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, रिटेंशन है ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, सीज ऑफ फ्रोजन, ठीक है, वेयर सच असेट रिकॉर्ड फंड्स, ठीक है, जो भी है ऑफ सीज ऑफ फ्रोजन प्रॉपर्टी कंटिन्यू ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो अब ये जो है देखो कंफर्म तो हो गया है, तो अटैचमेंट का कंफर्म हो गया, तो कोई डिस्पोज ट्रांसफर और कन्वर्ट तो करने से रहे, ठीक है, और कंटिन्यू रहेगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो 365 डेज तक कंटिन्यू रहेगा, फर्दर 365 दिन तक और कंटिन्यू रहेगा, इसमें स्टे पीरियड एक्सक्लूड होता है, ऐसा है। और जो है और टिल द पेंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है, एंड बिकम फाइनल आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर, ठीक है। तो प्रोविजन को अटैच कर दिया, कंफर्म कर दिया, ठीक है, और ये फाइनल हो जाएगा आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर, स्टे पीरियड तक एक्सक्लूड कर लेते हैं। अब क्या बोलते हैं, कंफर्म की अगर हम बात करें, डायरेक्टर ऑफिसर जो है वो टेक कर देगा अटैचमेंट ऑफ फ्रोजन प्रॉपर्टी। तो भाई अगर जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रिकॉर्ड करा कि फाइंडिंग दैट प्रॉपर्टी तो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, जो प्रॉपर्टी है भैया मनी लॉन्ड्रिंग में तो इन्वॉल्व है, ठीक है, सब उसके नोटिस को कंसीडर करके, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को कंसीडर करके अगर वो बता रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में डायरेक्टर और ऑफिसर जो है पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। कंफर्म जैसे किया तो पोजीशन ले लो, अभी अटैचमेंट में पोजीशन नहीं लेते, कंफर्म कर दिया तो पोजीशन ले लो अंडर सेक्शन 5 अटैचमेंट और फ्रोजन अंडर सेक्शन 71A, ठीक है। और कन्फिस्केशन ऑर्डर हैव सेम इफेक्ट दैट पोजीशन टेकन, कन्फिस्केशन ऑर्डर हैव सेम इफेक्ट एज दैट पोजीशन टेकन, ठीक है। तो आपने ले लिया, फिर इसी को जो है फाइनल कर दो और फिर एट द रेट समझो फाइनल ऑर्डर। अब आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ट्रायल कंक्लूजन होने का, क्योंकि जो है वो कंटिन्यू रहता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, एंड बिकम फाइनल आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर, और कन्फिस्केशन ऑर्डर जब आता है ना वो फाइनल हो जाता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के तो चलना पड़ता है, पेंडेंसी प्रोसीडिंग से चलता है और फिर बिकम फाइनल हो जाता है आफ्टर कन्फिस्केशन ऑर्डर। अब बोल रहे हैं आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, दी इन्वेस्टिगेशन चल रही तो वही ट्रायल ही चल रहा था ना, स्पेशल ऑर्डर कैन कन्फिस्केट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ठीक है, ट्रायल इनकम्प्लीट, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल
स्पेशल कोर्ट पास कन्फिस्केशन तो आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ठीक है, कंक्लूजन हो गया ट्रायल का, और ट्रायल स्पेशल ऑर्डर पास कन्फिस्केशन ऑर्डर, ठीक है, स्पेशल ऑर्डर तो कन्फिस्केशन ऑर्डर ही पास करता है, ये अपने पढ़ा था, ठीक है, और फाइंड कर रहा है, ठीक है, फाइंड कर रहा है कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व और प्रॉपर्टी यूज है इन मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, तो प्रॉपर्टी सही है कन्फिस्केट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ट्रायल कंक्लूड होने का स्पेशल कोर्ट जो है पास करेगा कन्फिस्केशन ऑर्डर, कन्फिस्केट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। हाउएवर, ठीक है, अब रिलीज ऑर्डर पास नहीं होगा, ठीक है, कन्फिस्केट हो जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और रिलीज ऑर्डर पास नहीं होगा, ठीक है, अगर उसको, ठीक है, अगर रिलीज ऑर्डर पास नहीं होगा, देखो सर सबसे तो कन्फिस्केशन हो जाएगा प्रॉपर्टी का, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज है मनी लॉन्ड्रिंग में। हाउएवर सॉरी, ये ट्रायल का, ये कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पे ऑर्डर आता है। अब अगर ट्रायल इनकम्प्लीट है, ठीक है, अब ट्रायल इनकम्प्लीट है क्योंकि सामने वाला पर्सन ही मर गया, अब ट्रायल अच्छी वाली चल रही थी, प्रॉपर्टी सब उसके पोजीशन में थी, हमने अटैच कर ली थी, उसके अटैचमेंट कंफर्म हो गया था, इनफैक्ट डायरेक्टर पोजीशन ऑफिसर ने जो है पोजीशन ले लिया था, ठीक है, और अब वो मर गया, ठीक है, एक्यूज और डिक्लेयर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अदर रीजन स्पेशल कोर्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है, अब कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास कर सकता है, रिलीज का ऑर्डर पास कर सकता है, ये रिलीज का ऑर्डर पास नहीं करेगा, कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास करेगा, ये रिलीज का ऑर्डर पास नहीं करेगा, कन्फिस्केशन ऑफ ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, ये अपन ने देखा, ठीक है। अब हाउएवर जो है, हाउएवर के बाद समझो, हाउएवर पे स्टार मार्क है ना, तो स्टार मार्क पे क्या बोला था कि स्पेशल कोड क्या है, बोल सकता है कि रीस्टोर करने का। अभी अपन ने स्पेशल कोड के बारे में बात करी कि स्पेशल कोड जो है कन्फिस्केशन ऑर्डर पास कर देगा, तो स्पेशल कोड रीस्टोर की बात कर सकता है, अगर उस रीस्टोर कर सकता है प्रॉपर्टी ऑफ क्लेमेंट, ठीक है, अब जो क्लेम है वो ड्यूरिंग द ट्रायल भी कंसीडर कर सकता है, आफ्टर द ट्रायल भी कंसीडर कर सकते हैं। जब रीस्टोर करेगा प्रॉपर्टी ऑफ क्लेमेंट हैविंग लेजिटिमेट इंटरेस्ट, उसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, उसने क्वांटिफाइबल लॉस सफर किया है, ठीक है, ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग, सामने वाले मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो उसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है, उसको क्वांटिफाइबल लॉस आया है, तो लेजिटिमेट इंटरेस्ट उसने तो गुड फेथ में काम किया था पर उसको फिर भी लॉस आया, ठीक है, सारी राइट और टाइटल प्रॉपर्टी को वेस्टिंग हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, वो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को वेस्ट हो जाएंगे। अपील अगर हम बात करें, ठीक है, अपील अगर हम बात करें तो समझो कि जो एग्रीव्ड डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर एग्रीव्ड है, ठीक है, या पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, अपील कर लेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल को, ठीक है, अपील कर लेगा वो अपीलेट ट्रिब्यूनल को। अब इधर समझो, एज पर सेक्शन 5 प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज में भी अटैच, अभी अपन ने बात करी ना कि अटैचमेंट हो जाएगा प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज में भी अटैच, एज पर 1718 प्रॉपर्टी इन रिकॉर्ड में भी सीज्ड और फ्रोजन, ठीक है, इधर तो कन्फर्मेशन हो रहा है, तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 और प्रॉपर्टी ऑफ रिकॉर्ड में भी सीज्ड एंड फ्रोजन, प्रॉपर्टी इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड यूज इन कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर पमला और कोई सा शेड्यूल ऑफेंस, और प्रॉपर्टी इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी यूज इन कमीशन ऑफ ऑफेंस पमला में और एनी ऑफेंस, वो जो प्रॉपर्टी है अटैच हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो सीज और फ्रीज हो जाएगी। अपील की बात करें तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे आएगी, एग्रीव डायरेक्टर है या डायरेक्टर एग्रीव बाय द ऑर्डर ऑफ ए। अभी ए की अगर हम बात करें तो ए की बात तो सिर्फ इधर ही आई है, अगर हम देखें तो बस इधर ही देता है वो ऑर्डर, तो ठीक है, और तो कहीं नहीं है, ठीक है, एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ ए जो है आप अपील कर दो अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है, या तो रिपोर्टिंग एंटिटी एग्रीव्ड है बाय द डायरेक्टर ऑर्डर, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया था ना, वार्निंग इन राइटिंग में भी पेनल्टी लगा दी थी, तो एग्रीव डायरेक्टर अपीलेट ट्रिब्यूनल से एग्रीव्ड है या एग्रीव पर्सन है, ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ ए, तो ए के ऑर्डर से एग्रीव्ड है, ठीक है, तो अगर डायरेक्टर एग्रीव्ड है या आप ए से एग्रीव्ड हो तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले जाओ, देखो ए से एडी पे जाओगे तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ही है, डायरेक्टर से एग्रीव्ड होगे तो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इनफैक्ट जो डायरेक्टर से एग्रीव्ड है, अगर डायरेक्टर एग्रीव्ड है वो भी जाएगा, और जो डायरेक्टर से एग्रीव्ड है वो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, ठीक है, 45 दिन में चले जाना, अपील कर दो 45 दिन में, कन्फर्म मॉडिफाई सेटिस्फाई कर देगा एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, ठीक है, ओन प्रोसीजर होती है, सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, बेंच में वर्क करता है मेजॉरिटी, चेयरपर्सन जो है इक्वालिटी पे चेयरपर्सन जो है हियर करेगा, वो तो अगर वो पॉइंट को या तो रेफर करेगा सदर मेंबर को, मेजॉरिटी डिसाइड होगी जो हियर और जो फर्स्ट ईयर असिस्टेंट बाय पर्सन,
ठीक है, असिस्टेंट बाय पर्सन अपील तो अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो असिस्टेंट बाय पर्सन, ठीक है, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ठीक है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी जो है अपील कर सकती है, मदद ले सकता है वो पर्सन। एग्रीड है तो हाई कोर्ट में अप्लाई कर दो, ठीक है, अपील जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ के फैक्ट पे हो सकती है। स्पेशल कोर्ट की अगर कुछ बात करो तो स्पेशल कोर्ट अच्छा है समझने का कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट करके रखे है सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बाय द नोटिफिकेशन, तो उसने सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बता के रखे, तो क्या बोल के रखा है कि उसने सेशन कोर्ट को जो है स्पेशल कोर्ट बता के रखा है, ठीक है, तो उसने सेशन कोर्ट को जो स्पेशल कोर्ट बता के रखा है और जुरिस्डिक्शन गिवन इन द नोटिफिकेशन, और स्पेशल कोर्ट में भी आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसने डेजिग्नेट करके रखा है सेंट्रल कोर्ट सेशंस कोर्ट को स्पेशल कोर्ट, ठीक है, जुरिस्डिक्शन बाकायदा वो नोटिफिकेशन में देते हैं कि देखो आप स्पेशल कोर्ट हो, आपका जुरिस्डिक्शन ये है, ठीक है। अब वो जो स्पेशल कोर्ट है, ठीक है, अब वही तो कंडक्ट करता है ट्रायल, वही ट्रायल कंडक्ट करता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यही जो है वो ट्रायल कंडक्ट करता है, स्पेशल कोर्ट जो है हम देखें ये स्पेशल कोर्ट ट्रायल कंडक्ट करता है, ठीक है, ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस, बट फर्स्ट स्पेशल कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। देखो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस तो लेना पड़ता है तभी ट्रायल कंडक्ट होगा, ठीक है, तो क्या लिखते हैं मे अपॉन कंप्लेन बाय अथॉरिटी, उसको जब अथॉरिटी कंप्लेन करती है ना टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, जो कॉग्निजेंस की बात है वो कॉग्निजेंस तब लेता है जब कोई बड़ी अथॉरिटी उसको कंप्लेन करती है, ठीक है, तो कॉग्निजेंस, ठीक है, मे अपॉन कंप्लेन बाय एनी अथॉरिटी टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस विदाउट द एक्यूज बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि फर्स्टली वो, ठीक है, वो पहले कॉग्निजेंस लेता है, ठीक है, शेड्यूल ऑफेंस का करेगा, ठीक है, तो देखो ट्रायल शेड्यूल सेक्शन 4 वाले तो करेगा, शेड्यूल वाला भी करेगा, बट फर्स्ट स्पेशल कोर्ट वो कॉग्निजेंस ले, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऑफेंस का जो शेड्यूल था, ठीक है, ओके, ठीक है, अगर हम बात करें तो कॉग्निजेंस शेड्यूल ऑफेंस का भी लेगा पर वो कॉग्निजेंस लेगा। प्रोवाइडेड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफ नो ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग मेड आउट, ठीक है, अब भाई अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन सब उसने करा और कोई ऑफेंस नहीं निकला, नो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज मेड आउट रिक्वायरिंग फाइलिंग ऑफ सच कंप्लेंट, द सेड अथॉरिटी शैल सबमिट अ क्लोजर रिपोर्ट। आपको क्लोजर रिपोर्ट फिर सबमिट करनी पड़ेगी उस अथॉरिटी को, जिस अथॉरिटी ने कंप्लेंट करी थी जो भी है, शैल सबमिट अ क्लोजर रिपोर्ट बिफोर द स्पेशल कोर्ट। अब कॉग्निजेंस टेकन बाय अनदर कोर्ट, अब जो कॉग्निजेंस है जो अगर किसी अनदर कोर्ट ने दिया है देन ऑन एप्लीकेशन टू सच कोर्ट केस ट्रांसफर टू स्पेशल कोर्ट। अगर कॉग्निजेंस टेकन बाय अनदर कोर्ट देन ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कॉग्निजेंस टेकन बाय अनदर कोर्ट देन ऑन एप्लीकेशन टू सच कोर्ट, ऑन एप्लीकेशन टू सच कोर्ट, ठीक है, तो इफ कॉग्निजेंस टेकन बाय अनदर कोर्ट, अगर कॉग्निजेंस जो है टेकन बाय अनदर कोर्ट, अगर कॉग्निजेंस को जो है किसी अनदर कोर्ट ने लिया है देन ऑन एप्लीकेशन टू सच कोर्ट, ठीक है, किसी दूसरे कोर्ट ने कॉग्निजेंस दिया तो हम उसका एप्लीकेशन करेंगे, वो बोलेंगे कि भैया केस ट्रांसफर कर दो स्पेशल कोर्ट में, ठीक है, तो वो जो है स्पेशल कोर्ट डील विद द केस फ्रॉम द स्टेज, जिस स्टेज पे वो, ठीक है, ट्रांसफर होगा। ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट ऑफ एन एरिया वेयर सच ऑफेंस कमिटेड, तो ऑफेंस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट ऑफ एन एरिया, तो ऑफेंस जो है ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट, तो जो ऑफेंस है वो ट्रायबल रहेंगे, तो ऑफेंस है अगर अपन बात करें तो ऑफेंस है वो ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट इन एन एरिया, ठीक है, तो उस एरिया का स्पेशल कोर्ट है जिस एरिया में ऑफेंस हुआ है, ठीक है, ये बनने करा है, ठीक है, ये बनने पड़ा सेशंस कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बता देंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, ये सब अपन ने बात करी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, अगर एनी पर्सन जो है एक्यूज्ड ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, 3 साल से नहीं होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, क्योंकि 3 साल से 7 साल की जो जेल है और उधर जो है 3 साल से 10 साल की जेल है, ठीक है, पैरा 2 पार्ट 1 में कवर है, तो ऑफेंस कवरिंग पैरा 2 पार्ट है, तो 3 से 10 साल की जेल है, तो बोल रहे हैं कि 3 साल से कम हो तो अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 4 3 से 7 साल 3 से 10 साल की बात करता है। अब देखो अगर जो है पर्सन एक्यूज ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो क्या बोल रहे हैं कि पर्सन एक्यूज ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो ठीक है, उसको बेल पे भी छोड़ सकते हैं, बॉन्ड पे भी छोड़ सकते हैं, तो पर्सन एक्यूज ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको बेल पे बॉल पे छोड़ सकते हैं, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो भी बेल बॉन्ड पे छोड़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को
तो उसने अपोज किया, पर कोर्ट को लग रहा है कि वो गिल्टी तो है ही नहीं है, और गिल्टी नहीं है, ठीक है, और ही विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस जब वो बेल में भी होगा, जैसे केस में जो है उसको बेल दे देंगे। जनरली तो नॉन बेलेबल होता है। ऑफेंस इज कॉग्निजेबल अंडर सेक्शन 4 इन स्पेशल कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस तभी होगा जब जो है डायरेक्टर या गवर्नमेंट ऑफिसर कंप्लेन करेगा, ठीक है, तो ये कॉग्निजेंस तभी लेगा। और 16 साल से कम की है वुमेन सिक और इन्फॉर्म, ठीक है, तो अंडर 16 ईयर है, याद रखना अंडर 16 ईयर है, ठीक है, वुमेन सिक और इन्फॉर्म है, ठीक है, तो 16 साल की पागल औरत, तो इफ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट, अगर स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करे तो, ठीक है, और पर्सन एक्यूज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बाय ओन या अलॉन्ग विद अदर और लेस देन 1 करोड़ है, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग में भी ऐसे ही है कि वो लेस देन 1 करोड़ है, तो ठीक है। फिर अगर अपन ने बात करी तो वो एग्रीमेंट है, फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट है, ठीक है, तो अगर पमला को फॉरेन कंपनी गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया में भी हमको जो है इन्फोर्स करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है ये गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया के साथ भी वो जो है इन्फोर्स कर सकता है प्रोविजन आउटसाइड इंडिया। काय के लिए कर रहा है, काय के लिए कर रहा है, ताकि जो है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन रहे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस, कि देखो ये इधर है, इसकी प्रॉपर्टी इधर है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस रिलेटिंग टू ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन, ताकि इन्वेस्टिगेशन और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन तो रहे, ठीक है, और इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोविजन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस। अब भाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन देना, तो एप्लीकेशन वो स्पेशल कोर्ट को देगा, ठीक है, उसको जैसे इंक्वायरी करने के दौरान, इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उसके अबव रैंक को, ठीक है, दैट एविडेंस इज इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, द एविडेंस इन कनेक्शन विद इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एविडेंस रिक्वायर्ड है इन कनेक्शन विद केस, वो केस के कनेक्शन में बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन विद केस रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस जरूरी है फॉर इन्वेस्टिगेशन, that any evidence in connection case is required for investigation and may be available at the contracting state, वो अवेलेबल हो सकता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, तो बकायदा हमने एप्लीकेशन दी स्पेशल कोर्ट की, देखो यार कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में हो सकता है, तो स्पेशल कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कोर्ट से कोर्ट बात होती है, कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर मैनर होगा, फिर वो जो है एग्जामिन, और उसमें लिखा हो रहेगा कि देखो ये फैक्ट है, आपको ये फैक्ट एग्जामिन करना है, और ये फैक्ट आपको एग्जामिन करना हो, जैसा हम बोले वैसा करना है, टेक स्टेप्स स्पेसिफाइड इन LOR, और फॉरवर्ड कर दो सारे एविडेंसेस, ये फैक्ट है, ये सर्कमस्टेंसेस है, एग्जामिन करो, जांच करो, पूछताछ करो, हमको सारे डॉक्यूमेंट जो फॉरवर्ड करो, ये हमारे एविडेंस हो जाएंगे, और जो है जो स्टेप्स है जो LOR में वो प्लीज़ फॉलो कर लो आप। और फिर जो है अगर उल्टा हो रहा है तो उनको भी एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, इधर कोर्ट से कोर्ट बात नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट में फॉरवर्ड करेगा, ये बात है। विक्सेशियस सर्च है, जबरदस्ती का सर्च करो बिना रीज़न का, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट 2 साल, फाइन 50,000 के रुपये ले लो और 2 साल तक जेल में बिठा दो, ठीक है। पर अगर पर्सन ने जो है विलफुली जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, जानबूझ के वो बंदा फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो पर्सन ने जो है विलफुली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें तो पर्सन ने जो है वो विलफुली जो है इन्फॉर्मेशन दी है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और लीड टू कॉज, जहाँ मुझे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है वी लीड टू कॉज अरेस्ट और सर्च, तो उधर भी सेम फाइन है। और अगर ठीक है तो रिफ्यूज़ करे टू प्रोड्यूस बुक्स, टू समन, टू साइन स्टेटमेंट, टू आंसर एनी क्वेश्चन, ठीक है, तो वही 50,000 नहीं, इधर फाइन ईच सच फेलियर का 10,000 है। रिकवरी करनी है तो रिकवरी जो है डायरेक्टर जो है वो रिकवरी कर सकता है, या डायरेक्टर ऑथराइज ऑफिसर, ठीक है, तो फाइन और पेनल्टी है, तो हम बात करें फाइन और पेनल्टी है, तो फाइन और पेनल्टी इम्पोज बाय एनी पर्सन अंडर सेक्शन 1363 इज नॉट पेड 6 महीने में, तो डायरेक्टर या अदर ऑफिसर, डायरेक्टर और अदर ऑफिसर, डायरेक्टर और अदर ऑफिसर रिकवरी करता है फाइन और पेनल्टी की, तो डायरेक्टर अदर ऑफिसर जो है वो रिकवरी करता है फाइन और पेनल्टी की, अगर वो पे नहीं करा 6 महीने में, और उसके सारे पावर से जो टैक्स रिकवरिंग ऑफिसर के पास पावर है, ठीक है, वही है कि प्रॉपर्टी अगर अटैच कर दी है अंडर सेक्शन 8 तो भाई अपील तो करते हैं, ठीक है, अटैच हो जाती है तो अपील तो होती है, अपील करी, ठीक है, तो पर्सन मर गया अपील के पहले, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है कंटिन्यू करेगा अपील की प्रोसीडिंग्स, और यही हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में पमड़ा सारे अदर लॉस को ओवरराइड कर लेता है, ठीक है, पर उसका इफेक्ट उधर नहीं रहेगा IBC में, ठीक है,
तो मामला सारे अदर लॉस को ओवरराइड कर लेता है, ठीक है। और व्हाट आर द एक क्वेश्चन था, व्हाट आर द पॉसिबल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट पर्सन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो अपन ने पढ़ा था कि 3 से 7 साल तक का है जेल, ठीक है। 3 से 10 साल की एज पर सेक्शन 5 प्रॉपर्टी ऑफ अक्यूज में भी सीज, प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्ड में भी सीज। देखो प्रॉपर्टी जो है सीज हो जाएगी, प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड है वो एक्वायर सीज और फ्रोजन, ठीक है। प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड है वो सीज और फ्रीज हो जाएंगे 17-18 में। तो प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी 5 में, 17-18 में प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड जो है वो सीज और फ्रोजन हो जाएंगे। और प्रॉपर्टी कोई सी भी प्रॉपर्टी का, शेड्यूल ऑफेंस की या अदर ऑफेंस की, पमला के ऑफेंस की, ठीक है। सेक्शन 5 प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज में भी अटैच, प्रॉपर्टी एक्यूज के अटैच करेंगे एज पर सेक्शन 17-18 प्रॉपर्टी ऑफ रिकॉर्ड में भी सीज और फ्रीज प्रॉपर्टी, ठीक है। पमला और शेड्यूल ऑफेंस, इसमें ये वापस रिपीट हो गया। चलो तो हमने जो है ये देख लिया है। फिर देखो बैंकिंग कंपनी की अगर हम बात करें तो बैंकिंग कंपनी में कंपनी जो बिजनेस ऑफ बैंकिंग में इन्वॉल्व है प्लस अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है कंपनी करती है। जनरल यूटिलिटी और सर्विस है, ये तो आप कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है। तो डीलिंग विद प्रॉपर्टी विच इज़ एन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी विद बैंक। तो डीलिंग इन प्रॉपर्टी, देखो कभी तो बेचने का रहेगा ना आपको, तो आप प्रॉपर्टी भी डील कर सकते हो जो प्रॉपर्टी आपके पास जो है सिक्योरिटी में रखी गई है। जैसे में बैंक को जो है प्रॉपर्टी ब्रोकर मत बोल देना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सिक्योरिटी में रखी गई है तो डील कर सकते हैं। साथ ही साथ लॉकर फैसिलिटी ये सब भी देती है। मनी एक्सचेंज बिजनेस जैसे बैंक जो भी काम करता है आप सब कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। एजेंसी बिजनेस भी कर सकते हैं, बोरिंग लैंडिंग भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहा है तो खुद के लिए या अदर पर्पज़ के लिए। तो जब वो अदर पर्पज़ के लिए है, देखो खुद के लिए तो हेल्ड कर सकता है पर अदर पर्पज़ के लिए है, जैसे कि एक्वायर एंड अर्निंग रेंटल इनकम, जैसे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को पे नहीं कर रहा था तो सिक्योरिटी एक्वायर कर रही हो, रेंटल इनकम अर्न कर रहा है, तो खुद के लिए तो यूज़ नहीं कर रहा, रेंटल इनकम अर्न करना है। तो 7 ईयर्स में एक्विजिशन के 7 साल में, जैसे ही एक्विजिशन किया 7 साल में डिस्पोज कर दो, इसमें फर्दर एक्सटेंड टू 5 ईयर। इधर जो एक्सटेंशन है याद रखना, इधर एक्सटेंशन जो है RBI करता है इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। प्रॉफिट अगर हम बात करें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर रिजर्व में जो ट्रांसफ़र करना है वो 20% ऑफ प्रॉफिट है बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद नहीं, पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक में 25% है, पर इधर आता नहीं है, हमको तो सिर्फ यही लेना है कि प्रॉफिट ना ये डिविडेंड बांटने के पहले जो प्रॉफिट आया उसको पहले गुल्लक में जमा कर दो, फिर तुम बांटते ना तुमको जिसको भी बांटना है, ठीक है। RBI रिकमेंड कर सकता है कि यार ये वेव कर दो, एग्जाम कर दो, ठीक है, ये वेव कर दो ट्रांसफ़र ऑफ फंड बाय ऑर्डर। तो जो है बाय ऑर्डर टू बैंकिंग कंपनी वो रिकमेंड करेगा कि आप बैंकिंग कंपनी को बोलो यार ये सब 20% नहीं करने का, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर है, करना ही पड़ेगा ट्रांसफ़र। तो अब बैंकिंग कंपनी को लग रहा है कि तुम्हारे पास पैसे है तो फिर तुम ट्रांसफ़र मत करो। वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास अगर एडिक्वेटली पेड अप कैपिटल और रिजर्व है, ठीक है, इन रिलेशन टू डिपॉजिट लाइबिलिटी, तो एडिक्वेट पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है और बैंकिंग कंपनी इन रिलेशन टू डिपॉजिट लाइबिलिटी, मतलब कि एडिक्वेट पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व है सबसे पहले तो इन रिलेशन टू डिपॉजिट लाइबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। एडिक्वेट पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व और बैंकिंग कंपनी इन रिलेशन टू डिपॉजिट लाइबिलिटी। और रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें वो एज ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है, तो एक अभी क्वेश्चन आएगा जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलत ऑर्डर दिया, तो रिजर्व और शेयर प्रीमियम जो है वो मोर देन या इक्वल टू होना चाहिए पेड अप कैपिटल के। तो सबसे पहले पेड अप कैपिटल और रिजर्व, ठीक है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व जो है हम वो ज़्यादा होना चाहिए डिपॉजिट लाइबिलिटी से, ठीक है। और अगर हम बात करें रिजर्व एंड शेयर प्रीमियम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है, वो ज़्यादा होना चाहिए पेड अप कैपिटल से, और ये ज़्यादा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए डिपॉजिट लाइबिलिटी के में, समझ रहे हो। तो पेड अप कैपिटल और रिजर्व जो है वो डिपॉजिट लाइबिलिटी के एडिक्वेट होना चाहिए, साथ ही साथ जो रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम है वो मोर देन इक्वल टू पेड अप कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये चलो ये तो हमने देख लिया। सेक्शन 7 बोलता है कि बैंकर बैंक, ठीक है, कोई वर्ड ये यूज़ नहीं करेंगे, बाकी जो है ये पूरा एप्लीकेबल नहीं होता है, ये इसको शामिल नहीं किया गया है। अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट की जो बात कर रहे हैं, देखो एडिक्वेट रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम तो देख लिया, वो मोर देन इक्वल टू पेड अप कैपिटल हो जाता है, पेड अप कैपिटल रिजर्व जो है मिलके वो एडिक्वेट होना चाहिए टू द डिपॉजिट लाइबिलिटी। अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट की, तो क्या बोल रहे हैं
कि प्रिपेयर करने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट लास्ट वर्किंग डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। भाई अकाउंटिंग ईयर का जो लास्ट वर्किंग डे प्रिपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट लास्ट वर्किंग डे। अगर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट हुई है इन इंडिया, अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल बिजनेस थ्रू इंडियन ब्रांच, ठीक है, ठीक है, ओके, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल बिजनेस थ्रू इंडियन ब्रांच, ठीक है, और प्रिपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट वर्किंग डे पे, और प्रिपेयर इन फॉर्म थर्ड शेड्यूल, और थर्ड शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, ठीक है, थर्ड शेड्यूल है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, और साइन कौन करेगा? चेयरपर्सन, ठीक है। तो अगर ये बात करें तो प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट वर्किंग डे पे और प्रिपेयर करते हैं थर्ड शेड्यूल में। और अब इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है तो प्रिंसिपल ऑफिसर जो है, प्रिंसिपल ऑफिसर इसको साइन करेगा, अदरवाइज जो है चेयरमैन इसको साइन करेगा, चेयरमैन या मैनेजर, तो प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफिसर या मैनेजर या चेयरमैन और मैनेजर, और एटलीस्ट 3 डायरेक्टर तो करना ही करना है। तो बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तो हमको चेयरमैन का नहीं पड़ता तो हम प्रिंसिपल ऑफिसर से साइन करवा देंगे या मैनेजर से, ठीक है, अदरवाइज चेयरपर्सन और मैनेजर जो है साइन करेंगे, और एटलीस्ट 3 डायरेक्टर की साइन तो चाहिए। अब ऑडिट की बात करें तो बैंकिंग कंपनी को अप्रूवल तो देना पड़ेगा, अगर अपॉइंटमेंट करे, रिमूवल करे, ठीक है, बैंकिंग कंपनी करेगी तो उसको बस अप्रूवल देना पड़ जाएगा। रेम्यूनरेशन की बात भी करें तो ऑडिटर से बात करनी पड़ेगी, ऑडिटर करना है तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब आरबीआई पब्लिक इंटरेस्ट में, बैंकिंग कंपनी के इंटरेस्ट में, तो देखो 3 इंटरेस्ट है इसका, पब्लिक इंटरेस्ट, बैंकिंग कंपनी का डिपॉजिटर इंटरेस्ट और बैंकिंग कंपनी के इंटरेस्ट में डायरेक्ट कर सकता है स्पेशल ऑडिट, वो स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट कर सकता है ऑर्डर से कि ये स्पेशल ऑडिट कराओ सच ट्रांजेक्शन का, सच पीरियड का, ठीक है। अब ऐसे केस में जो एक्सपेंसेस हैं वो आरबीआई नहीं बैंकिंग कंपनी बाउंड करती, ठीक है। तो एक्सपेंसेस जो है वो आरबीआई बाउंड नहीं करती, बैंकिंग कंपनी बाउंड करती, मतलब सामने वाला बाउंड करता है। वैसे नहीं होता ऐसा, ऐसे केस में तो जो स्पेशल ऑडिट करवाता है वही बाउंड करता है, तो इधर बैंकिंग कंपनी बाउंड कर दी, ठीक है। तो इधर जो है वो बैंकिंग कंपनी जो है एक्सपेंडिचर को बाउंड कर दी, और रिपोर्ट में डिस्क्लोजर चला जाएगा ट्रिप का, ठीक है, रिपोर्ट में क्या जाएगा, डिस्क्लोजर आएगा ट्रिप का, ट्रांजेक्शन आर विद इन पावर। ऑडिट रिपोर्ट में क्या जाएगी, डिस्क्लोजर ट्रिप का जाएगा। तीसरे क्या है कि जो ट्रांजेक्शन है ना वो विद इन पावर्स है, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना वो ट्रांजेक्शन आर विद इन पावर्स, जो रिटर्न रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस आर एडिक्वेट, तो ट्रांजेक्शन विद इन पावर है, रिटर्न रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस आर एडिक्वेट, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन विद इन पावर से रिटर्न रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस, ठीक है, रिटर्न भी रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस वो एडिक्वेट है। इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन विच वर रिक्वायर्ड फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, तो इंक्वायर और एक्सपेंडिचर जो है, इंक्वायर और एक्सपेंडिचर विच वर रिक्वायर्ड, तो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन विच वर रिक्वायर्ड फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, कि जो ट्रांजेक्शन है वो एडिक्वेट है विद इन द पावर से, रिटर्न्स भी जो ब्रांच से रिसीव हो रहे हैं एडिक्वेट है, और जबकि जब भी उसको इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जब भी जो है इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑडिटर को चाहिए थी तो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो ऑडिटर को जो दी है वो सेटिस्फैक्ट्री है, और जो जब ट्रांजेक्शन ही विद इन पावर से, और तो पीएनएल जो है वो ट्रू एंड फेयर शो कर रहा है, तो ट्रांजेक्शन, ठीक है, और पीएनएल जो है ट्रू एंड फेयर शो कर रहा है, इन्फॉर्मेशन जो एक्वायर कर रही है वो एडिक्वेट है, सेटिस्फैक्ट्री, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो रिक्वायर कर रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ट्रांजेक्शन आर विद इन पावर है, पीएनएल जो है शो कर रहा है ट्रू एंड बैलेंस, और रिटर्न जो है वो एडिक्वेट है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक ये बैंक, ठीक है, तो अगर ये बैंक है तो भाई ट्रांजेक्शन आर विद इन पावर्स, ट्रांजेक्शन जो है वो विद इन पावर्स है, पीएनएल जो है वो शो कर रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू, तो पीएनएल जो है वो ट्रू बैलेंस शो कर रहा है। फिर बात आती है कि ब्रांच से जो रिटर्न आ रहे हैं, रिटर्न वो रिटर्न अगर हम रिटर्न की बात करें तो ब्रांच से जो रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है, ब्रांच से जो रिटर्न आ रहे हैं, तो ब्रांच से जो रिटर्न आ रहे हैं वो भी जो है एडिक्वेट है, और जो भी इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर ने ऑब्टेन करी है, जो भी इन्फॉर्मेशन जो है ऑडिटर ने ऑब्टेन करी है, इन्फॉर्मेशन जो है ऑडिटर ने ऑब्टेन करी है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर ने ऑब्टेन करी है, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर ने ऑब्टेन करी है वो एडिक्वेट है, ठीक है। इधर हम बात करें तो ठीक है, ये ट्रिप की बात हो गई, ठीक है, और अब इधर तो अपन ने साइनिंग की बात करी थी कि चेयरपर्सन और एमडी या प्रिंसिपल ऑफिसर एमडी, ठीक है, और 3 डायरेक्टर। अकाउंट्स और बैलेंस शीट जो है
3 कॉपी 3 महीने में, 3 कॉपी इन 3 मंथ, विच में फर्दर एक्सटेंड टू 3 मंथ। आरबीआई को भेज दो और रजिस्ट्रार को भेज दो। देखिए अकाउंट, बैलेंस शीट और ऑडिटर की रिपोर्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड 3 महीने में आप भेज दो। ठीक है, तो अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड आप जो है 3 महीने में आरबीआई को भेज दो, 3 महीने में जो है रजिस्ट्रार को भेजो और 3 कॉपी रजिस्ट्रार को भेज दो। आधी बात अगर स्क्रूटनी की तो ये बोला है कि आरबीआई अपॉइंट करता है ऑफिसर को, या सुओ मोटो भी कर सकता है। आरबीआई जब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे तब तो करना ही पड़ेगा, या तो सुओ मोटो भी कर सकता है। वो क्या करेगा, वो ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। तो ऑफिसर को अपॉइंट करेगा तो वो आरबीआई जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया तो आरबीआई या तो ऑफिसर को जो है अपॉइंट करेगा फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, या आरबीआई सुओ मोटो भी कर सकता है। तो अपॉइंट करेगा ऑफिसर को, सुओ मोटो भी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा इंस्पेक्शन करवाने के लिए बैंकिंग कंपनी के और बुक्स ऑफ अकाउंट की। ठीक है, कि बैंकिंग कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, और इनकी ड्यूटी होती है कि उनको सबमिट करना, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रिटर्न, स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन, ये जो है सब सबमिट करने का। इंस्पेक्शन पूरी कर दी, इंस्पेक्शन की कॉपी जो है बैंकिंग कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को भेज देंगे। ठीक है, और रिपोर्ट तब देंगे जब डायरेक्टेड बोला है, पर जब सेंट्रल इफ डायरेक्टेड मतलब कि जब डायरेक्ट करा है तब तो रिपोर्ट देंगे ही देंगे। तो एक कॉपी इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। उस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को ओपिनियन क्रिएट हो रहा है कि जो है बैंकिंग कंपनी जो है जो कर रही है काम डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है। ठीक है, जो बैंकिंग कंपनी काम कर रही है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देंगे और प्रोहिबिट कर देंगे बैंकिंग कंपनी को कि भैया तू रहने दे, तू फ्रेश डिपॉजिट तो तू ले ही मत, फ्रेश डिपॉजिट तो दिलवाएंगे नहीं, और डायरेक्ट करेंगे आरबीआई को फॉर वाइंडिंग अप। फ्रेश डिपॉजिट लेना नहीं है और डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कर देगा आरबीआई को वो वाइंडिंग अप। तो फ्रेश डिपॉजिट नहीं है और वाइंडिंग अप भी हो जाएगा। 35A की अगर आप बात करें, 35A की अगर अपन बात करें तो डायरेक्शन बाय आरबीआई टू बैंकिंग कंपनी। अब ये डायरेक्शन बाय आरबीआई टू बैंकिंग कंपनी, ठीक है, द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन बाय आरबीआई टू बैंकिंग कंपनी। आरबीआई जो है बैंकिंग कंपनी को डायरेक्शन देगा। तो अभी तो आरबीआई बैंकिंग कंपनी का इंस्पेक्शन कर रहा था, तो आरबीआई डायरेक्शन दे सकता है बैंकिंग कंपनी को पब्लिक इंटरेस्ट में, ऐसा नहीं कि इंस्पेक्शन ही करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट में, बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में, टू प्रिवेंट अफेयर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, यही तो है। ठीक है, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट। आरबीआई जो है, अरे उसकी तो बैंक है तो प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए तो देगा ही देगा ना वो। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट सिक्योर करने के लिए। अब प्रोविजंस के अमेंडमेंट 35B में कोई अमेंडमेंट इन प्रोविजन हैव इफेक्ट अनलेस अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो भैया जब इंस्पेक्शन भी जो है इंस्पेक्शन करा है, अमेंडमेंट भी करना है ना प्रोविजन में, तो सिंपल सी बात है अप्रूवल तो चाहिए आरबीआई का। और इनफैक्ट इररिस्पेक्टिव वेदर प्रोविजन कंटेन एमओए, एओए, एग्रीमेंट, रिजोल्यूशन, वेदर प्रोविजन कंटेन एमओए, एओए, देखो अमेंडमेंट करना है तो अप्रूवल चाहिए, इररिस्पेक्टिव वेदर प्रोविजन कंटेन इन एमओए, भले वो प्रोविजन एमओए, एओए में भैया दिया हुआ है, तुमको बस अमेंड करना है। इररिस्पेक्टिव वेदर प्रोविजन कंटेन इन एमओए, एओए, एग्रीमेंट टू रिजोल्यूशन, प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, क्या ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। 8, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्मिनेशन, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट ऑफ चेयर, टर्मिनेशन और री अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। 8, अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, अमेंडमेंट करना है आपको, ठीक है। और किसका अपॉइंटमेंट, डी अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन और अपॉइंटमेंट, डी अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन ऑफ चेयरमैन, एमडी और होल टाइम मैनेजर, चेयरमैन, एमडी, होल टाइम मैनेजर और मैनेजर, सीईओ बाय वट एवर नेम कॉल्ड, ठीक है। ये जो भी कर रहे हो आपको प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और अपॉइंटमेंट, डी अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन, रेम्यूनरेशन, ठीक है, जो भी है। और ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन, रेम्यूनरेशन, ठीक है, अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन जो है, रेम्यूनरेशन, इनका ही चेयरमैन, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर का, अदर डायरेक्टर का, ठीक है। वेदर दैट प्रोविजन भी कंटेन इन कंपनी मेमोर, भले ही वो मेमोरेंडम में हमको कोई लेना देना नहीं है, तुम अगर जो है कोई अमेंडमेंट कर रहे हो तो आपको अप्रूवल लगेगा आरबीआई की, अदरवाइज तुम अप्रूवल नहीं कर सकते, ठीक है। अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन, अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्मिनेशन
मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है। फर्दर पावर्स के आरबीआई की, वो मैनेजमेंट को चेंज कर सकता है। अभी अपन ने पढ़ा ना कि जो सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट डायरेक्शन दे सकता है, वो प्रोहिबिट कर सकता है, ठीक है। आरबीआई में प्रोहिबिट कर सकता है टू एंटर इनटू पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, कि तुम इन ट्रांजेक्शन में एंटर मत हो। आरबीआई असिस्ट कर सकता है, देखो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं होने का बोल सकता है, वो तुमको अमेलगमेशन में आ जाओ, असिस्ट करेगा इन प्रपोजल ऑफ अमेलगमेशन। तो तुमको पहले तो ये बोलेगा कि तुम यार इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में एंटर मत हो, ये जो ट्रांजेक्शन है ना इसमें एंटर मत हो, अमेलगमेशन कर लो। वो लोन्स में असिस्ट बैंक, इनफैक्ट लोन्स एंड एडवांस भी दे सकता है, ठीक है। लोन्स एंड एडवांस भी दे सकता है। तो पर्टिकुलर्स और ट्रांजेक्शन बोल सकता है एंटर मत हो, एमएलगमेशन का डायरेक्ट कर सकता है, लोन्स और एडवांसेस भी दे सकता है, मीटिंग भी कर सकता है, कॉल मीटिंग ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो वो मीटिंग भी कॉल कर सकता है ऑफ डायरेक्टर टू कंसिडर एनी मैटर। तो मीटिंग कॉल करी डायरेक्टर की, या डिस्कस करा एनी मैटर विद द बैंक ऑफिसर। डायरेक्टर को मीटिंग कॉल मीटिंग ऑफ डायरेक्टर, या डिस्कस करा मैटर बैंक ऑफिसर से, या डिप्यूट करो ऑफिसर को कि आप प्रोसीडिंग्स को वॉच करो। देखो मीटिंग कॉल करो, बातचीत कर लो, डिस्कस कर लो, बैंक ऑफिसर से डिस्कस करो, मीटिंग कर लो, या तो डिप्यूट करो ऑफिसर को कि आप ही वॉच करो। तो ये सब देखो एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए आपको एमलगमेशन का बोल सकता है वो, ये ट्रांजेक्शन मत ही करो तो बेटर है, मैनेजमेंट आपको बुरा हो जाएगा। और लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, और डिप्यूट भी कर सकता है ऑफिसर को। तो उसको डी पाल्म करके बोला है, तो डी मतलब कि डिप्यूट कर सकता है, ठीक है, ऑफिसर्स को। पी से अपन ने देखो छोटी मोटी चीज़ें अपने को एंड में करनी है, कि प्रोहिबिट कर सकता है, तो एंड टू ट्रांजेक्शन एमलगमेशन बोल सकता है, लोन्स एंड एडवांसेस दे सकता है, और मीटिंग कॉल कर सकता है, ठीक है। मैंने बात कर ली। आरबीआई का सेटिस्फाई होता है कि इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, इन पब्लिक इंटरेस्ट, और सेटिस्फाई होता है कि इन पब्लिक इंटरेस्ट या प्रिवेंटिंग अफेयर्स ऑफ कंपनी, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में या डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करना है या प्रॉपर मैनेजमेंट सिक्योर करना है, जो भी है वो डायरेक्शन तो दे सकता है, वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में और टर्मिनेट कर देगा। भैया रिमूव करो यार, रिमूव कर दो मैनेजर को, चेयरपर्सन को, डायरेक्टर को, सीईओ को, ऑफिसर एम्प्लॉय को। इनफैक्ट ऑफिसर एम्प्लॉय सभी तो कवर हो गए। रिमूव करोगे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर दोगे, सिंपल सी बात है। रिमूव करोगे तो शो कॉज नोटिस दोगे उनको, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड है, शो कॉज नोटिस है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला, डिस्क्वालीफाइड हो तुम 5 साल के लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी तुम किसी भी कंपनी से एसोसिएट नहीं हो सकते। अब अपील करनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर दो। अब आरबीआई के अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अपील होगी, कोई ट्रिब्यूनल मत चले जाना, ठीक है। डायरेक्टर होते तो ट्रिब्यूनल में जाता है, वो भी अपन ने पढ़ा था मनी लॉन्ड्रिंग में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फेवर में वोट करेगी, अगेंस्ट में वोट करेगी, अगेंस्ट में डिसीजन देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर अगेंस्ट में दिया, बोल रहे हैं कि रिमूव तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी के जो है फेवर में अगेंस्ट में वोट दिया, तो आरबीआई जो है अनादर सूटेबल पर्सन को अपॉइंट करेगी 3 साल के लिए, क्योंकि इनको तो टर्मिनेट कर लिया ना, और फेवर में वोट नहीं किया कंपनी के अगेंस्ट में वोट कर दिया, ठीक है। तो आरबीआई, ठीक है, अपील करता सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंकिंग कंपनी के अगेंस्ट में वोट दे दिया, तो आरबीआई अपॉइंट करेगी अनदर पर्सन को 3 साल के लिए, ठीक है, वो पर्सन को जिसकी कोई लाइबिलिटी इसमें नहीं हो, ठीक है। तो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया है 3 साल के लिए, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ बैंकिंग कंपनी, ठीक है, बैंकिंग पॉलिसी बेटर मैनेजमेंट के लिए, और डिपॉजिटर को प्रिवेंट अफेयर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिटर बैंकिंग कंपनी प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है। पर्सन की कोई इनकम नहीं होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी वो तो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में नहीं आएगा, ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में नहीं आता है, ठीक है। हम बात करें तो आरबीआई रिपोर्ट देगा। देखो अगर हम बात करें तो अब छोटी सी चीज़ें बची हुई है। सबसे पहले तो भाई ये अब क्या है, तो आरबीआई टर्मिनेट करना था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगेंस्ट में वोट किया, तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर देगा। अब कंपेंसेशन की बात है तो ठीक है, पर इसमें क्या लिखा हुआ ऊपर 36 ए में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अंडरटेक, अच्छा बैंकिंग कंपनी को अंडरटेक कर सकता है। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कंसल्टेशन लेगा आरबीआई से, आरबीआई को रिक्वेस्ट है, तो आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया, ठीक है। तो आरबीआई को रिक्वेस्ट है, आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होता है कि यार ये ना जो है डायरेक्शंस और कंप्लाई नहीं कर पा रहे बैंकिंग कंपनी डायरेक्शंस को, और डेट्रीमेंटल टू द अफेयर्स भी जो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर जो भी है, तो वो तो आरबीआई से कंसल्ट करके जो है वो, ठीक है, वो तो एक्वायर कर देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देगा, अंडरटेकिंग जो है एक्वायर करेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देके, ठीक है। तो क्या देखेगा, ऑर्डर देगा ना। तो
भाई क्या लग रहा है कंसल्टेशन ऑर्डर दे देगा, इट में नोटिफाई ऑर्डर एक्वायर द अंडरटेकिंग ऑफ द सच कंपनी, ठीक है। तो ये होती है एक्वायर्ड बैंक, इसको एक्वायर्ड बैंक बोलेंगे, अंडरटेकिंग और एक्वायर्ड बैंक। और अपॉइंटेड पे सारी जो है असेट और लायबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को चली आएगी, ओके। और जैसे कि वही है ना कि आप डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर हो, बैंकिंग पॉलिसी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। और अगर हम बात करें तो बेटर क्रेडिट प्रोविजन इन पर्टिकुलर एरिया, आप एक बेटर क्रेडिट प्रोविजन दे रहे हो, ठीक है, ईजीनेस दे रहे हो, बाकी जगह अलग दे रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक्वायर कर लेंगे। कंटिन्यू पेंडिंग सूट तो फिर भी कंटिन्यू रहेंगे एक्वायर बैंक अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, पेंडिंग सूट तो जो है अगेंस्ट एक्वायर बैंक, ठीक है। पेंडिंग सूट जो है वो बैंक के जो अगेंस्ट में चल रहा है वो एक्वायर कर लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चलेंगे, अबिट नहीं होंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। अब जो अभी अपन ने बात करी कि भैया कि आरबीआई से कंसल्ट करके जो है आप कंपनसेशन पे करेंगे टू द होल्डर ऑफ शेयर, और कैलकुलेशन जो है बस शेड्यूल 5 होगा, ठीक है। तो अब वही है अपॉइंटेड डे, मतलब कि जो अगर ट्रांसफ़र हो गया तो उनको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। उधर तो टर्मिनेशन पे तो कंपनसेशन ही, इनका कंपनसेशन जो है वो 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, होल्डर ऑफ शेयर्स को होगा, ठीक है। तो कंपनसेशन जो है डिसाइड किया, ठीक है। तो उनको जमा तो ठीक है, नहीं जमा तो रिक्वेस्ट करो ऑन टाइम, अदरवाइज जो है रिक्वेस्ट कर दो फॉर रिकम्पिटेशन, अदरवाइज कंपटीशन फाइनल हो जाएगा। रिक्वेस्ट करा रिकम्पिटेशन का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने को करा रिक्वेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को हाँ फॉरवर्ड कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट केस ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड करेंगे अगर रिक्वेस्ट जो है 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर है उसके टोटल का 25% वो दे रहे हैं, ठीक है। और ठीक है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, तो 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, और 25% ऑफ पेड अप वैल्यू, तो 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो नंबर्स में 25% है और पेड अप वैल्यू भी 25% होल्ड करने का, दोनों चीज़ें हैं। तो ऐसे केस में ट्रांसफर कर देंगे ट्रिब्यूनल को, इसकी जो है ये इनकी फाइनल बाइंडिंग होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपटीशन के 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग होल्डर ऑफ शेयर को जमा, ठीक है, नहीं जमा तो उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया टाइम पे, 25% लोगों ने 25% जो है होल्ड करते पेड अप कैपिटल, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का बोला और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया वो फाइनल है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करेगा आरबीआई को, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को ऑथराइज करेगा और फिर आरबीआई जो है डायरेक्ट करेगा बैंकिंग कंपनी को, तब जाके जो है बैंकिंग कंपनी आईआरबी पे जाती है, तो बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल क्रेडिटर है, वो एप्लीकेशन देती है, तो आरबीआई ऑथराइज करेगा, और आरबीआई ऑथराइज के पहले नहीं आरबीआई डायरेक्ट करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ऑथराइज करेगा फिर आरबीआई डायरेक्ट करेगा, ऐसा है। तो आदि तो ऑथराइज करोगे, डायरेक्ट करोगे, फिर आएगा इंस्ट्रक्शन इंटीमेशन, या मैं बोल सकते हैं फिर कर सकते हैं हम इनिशिएट। तो ऑथराइज करेंगे, ठीक है, फिर ऑथराइज करा, डायरेक्ट करा, ठीक है, तो ऑथराइज करा डायरेक्ट करा तब जाके जो है इनिशिएट कर सकते हैं, ओके।